नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। और आज के मेरे शो में एक ऐसे मेहमान है जो सत्ता में रहे, राजनीति में रहे, पद पर रहे और आज सेवा भाव के साथ वो जनता की सेवा कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य कि आज मैं उनके साथ हूँ। राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन, आज मेरे साथ है। उन अन्नपूर्णा सेवा न्यास पिछले लंबे समय से चल रही है, आज उसी पर हमारी बात होगी। अनसुनी कहानी। मेरे साथ राकेश पप्पू जैन। नमस्कार राकेश भैया। नमस्कार महेंद्र भैया, नमस्कार। इस बार लंबे समय के बाद आपसे मेरी बातचीत हो रही है जी और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ आज। जी। जो काम आप कर रहे हैं अभी, अन्नपूर्णा सेवा न्यास के नाम से आपकी एक संस्था है, वो लगातार गरीबों की वो सेवा कर रही है। राकेश भाई, ये प्रेरणा कहाँ से मिली अपने को? देखिए महेंद्र भैया, अन्नपूर्णा सेवा न्यास का गठन और उसके पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित मानवता की सेवा है। जब देश संकट में था, कोरोना काल था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन किया ताकि उस संक्रमित बीमारी से बचा जा सके। जी। उस समय मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाइयां हो रही थी। तो हमने कुछ मित्रों ने योजना बनाई और बंगला नंबर 50 के अंदर जो महाराणा बंगला है उसमें हमने भोजन का काम शुरू किया और प्रतिदिन 250-300 पैकेट बनाकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाते थे। जी। साथ ही साथ में हमने एक राशन का किट बनाया जो भोजन के लिए उपयोगी सामग्री थी, जिसकी लागत 400 रुपए थी, उसको हमने 200 रुपए में देने का काम किया। इसे नीमच के 9000 परिवारों में हमने वो राशन के किट भेजे। तो फिर ऐसे मित्रों का एक समूह बना और हमने योजना बनाई कि कोरोना काल में जब हम जिला चिकित्सालय में जाते थे, अन्य अस्पतालों में जाते थे, तो पेशेंट के साथ जो अटेंडर आते थे उनको भोजन की बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पेशेंट को भोजन सरकारी अस्पताल में सरकार की तरफ से मिल जाता है, लेकिन जो अटेंडर है वो चारों तरफ ढूंढता रहता था, बहुत परेशान होता था। वो पीड़ा मैंने स्वयं उनके महसूस करी, उनको देखा मैंने। तो ये उस दिन तय हो गया था कि कोरोना काल खत्म होगा और जिला चिकित्सालय में हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, जितने भी अटेंडर आएंगे। और ऐसे योजना बनते बनते, बात होते होते एक गाड़ी खरीदी हमने और उसको रथ बनाया, अन्नपूर्णा रथ, अन्नपूर्णा भोजन रथ। उसका नाम हमने प्रसादम दिया। प्रसादम देने के पीछे का सोच ये था कि उसके अंदर जो भोजन सामग्री बनेगी और जिसको परोसेंगे, जो ग्रहण करेंगे, वो उसको प्रसाद स्वरूप मानकर ग्रहण करें। और हमने योजना प्रारंभ कर दी। और आज जब आप मेरा बातचीत कर रहे हैं मुझसे, तो 29 तारीख को अन्नपूर्णा सेवा न्यास के इस भोजन रथ को पूरे 4 साल होने वाले हैं और इन 4 सालों के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण करी है। प्रतिदिन कितने लोग भोजन लेते हैं इसमें? लगभग 350 से 450 लोग रोज भोजन करते हैं, कभी कभी 500 लोग भी हो जाते हैं। हाँ। पर एवरेज जो है वो 350 से 450 लोगों के बीच का है। और 10:30 बजे हमारा भोजन की गाड़ी प्रारंभ होती है और करीब 1 बजे लगभग खाना वितरण हो जाता है। उसमें हमारे बंधु जो नियमित रूप से उसमें लगातार 4.5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं ऐसे आपके साथ? ऐसे अन्नपूर्णा सेवा न्यास का जो गठन है, जो उसका नियम है, उसमें हमारे 350 लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपए सालाना देते हैं, कुछ 1000 रुपए महीना देने वाले भी हैं और कुछ सेवा देने वाले बंधु भी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और जिनके पास समय है, वे नियमित रूप से अन्नपूर्णा भोजन रथ पे आते हैं। और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वे अपने आप में बातचीत कर लेते हैं कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ तो उसकी जगह कौन आएगा, और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जो ऐसी योजना में तन मन और धन से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जब आपने इसकी शुरुआत की थी, चुनौतियां बहुत सारी सामने रही है, कैसे? हाँ, लेकिन जब आप सेवा का काम करते हैं तो ईश्वरीय कार्य होता है और उसमें ईश्वर मदद करता है। ईश्वर अपने आप ऐसी बुद्धि देता है कि अपना मन और अपना काम उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा ही इसमें भोजन रथ के अंदर हुआ। जब भोजन रथ का निर्माण हुआ तो इतना अच्छा हुआ कि हमको आज तक उसमें अल्ट्रेशन एडिशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बहुत अच्छा है। उसमें खाना निर्माण भी हो सकता है, खाना
6 घंटे गर्म रहता है, बहुत अच्छा बना हुआ भोजन रथ है। और अभी तक जो लोग सुदीन कर्मचारी हमने रखे थे आज भी वही काम कर रहे हैं, और जो लोग सहयोग करते हैं उनका विश्वास अन्नपूर्णा सेवा न्यास पे है, और उनके विश्वास के भरोसे से आज अन्नपूर्णा सेवा न्यास का भोजन प्रसादम रथ चल रहा है। साथ ही साथ हमारा एक मेडिकल स्टोर है अन्नपूर्णा का, वो बहुत जबरदस्त योजना है। और आपके इसी का मेडिकल स्टोर अन्नपूर्णा सेवा न्यास का ही मेडिकल स्टोर है। कहाँ पे है ये? ये डॉक्टर चोड़िया हॉस्पिटल की लाइन में है, और बहुत अद्भुत उसकी हमारी योजना है, अद्भुत प्रकल्प है वो। क्या है वो? उसके अंदर जेनरिक और इथिकल दोनों तरह की दवाइयां मिलती है, और लगभग जितने रुपए में हमको दवाई प्राप्त होती है उतने ही रुपए में हम जरूरतमंद जो दवाई लेने के लिए आते हैं उनको देते हैं। मार्केट से कम रेट? मार्केट से 20% लेस तो इथिकल दवाई पे होता है, और जेनरिक दवाई पे 80-90-100% तक लेस होता है। मतलब जो रेट में दवाई आती है उसी रेट में देने का काम करते हैं। उसका जो संचालन है, जिसमें हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, दुकान किराया है, बहुत सारी बातें खर्चे हैं, उनका जो खर्चा निकालने का होता है वो हमारे 30-35-40 हजार रुपए तक का पर डे का सेल है। उसके ऊपर जो हमको 3-4% जो सीडी आती है उससे हमारा खर्चा निकलता है। कभी कभी माइनस भी होता है, कभी कभी बराबर भी होता है। तो ऐसा मेडिकल स्टोर का बहुत बड़ा एक सेवा का प्रकल्प है। जो लोग दवाइयों में नहीं समझते हैं वहां पर अन्नपूर्णा सेवा न्यास पे जाते हैं, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दवाई मिलती है और उनको फायदा पहुंच रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग अभी तक वहां से दवाइयां लेके रोग मुक्त हो चुके हैं, करोड़ों रुपए की बचत कर चुके हैं। तो ऐसा सेवा का प्रकल्प है। कभी मालूम नहीं था इसके बारे में, आज मुझे पता चला कि आपका इसी का वो एक बराबर है। सबसे पहला प्रकल्प अन्नपूर्णा सेवा न्यास का मेडिकल स्टोर है। हाँ। उसके बाद हमारा अन्नपूर्णा चिकित्सालय है, जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर है। ये कहाँ पे? वो दोनों पास में ही है, उसी अन्नपूर्णा मेडिकल से लगा हुआ। आपने बिठा रखा है? हमने बिठा रखा है वहाँ पे। परामर्श शुल्क मात्र 80 रुपए है। और एक हमारी एक टेलीमेडिसिन की मशीन लगी हुई है। वो क्या करती है? वो मशीन जो है 30 तरह के ब्लड की जांच करती है, बहुत ही रियायती दर पे। और उसका वाईफाई से कनेक्टिविटी होती है, उसमें एक प्रोग्रामिंग है। तो जो अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो मशहूर डॉक्टर हैं, वो अपना लाइव पेशेंट को देखते हैं वहां पे। वहां पर डॉक्टर खिमेसरा अगर 1500 रुपए अहमदाबाद में ले रहे हैं, तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास पे खिमेसरा साहब 1000 रुपए लेते हैं। तो बहुत फायदेमंद है, और अहमदाबाद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं पे आपस में बातचीत करके रोग मुक्त हो सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अंचल को सुविधा है अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने दे रखी है, और आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि इस तरह की योजना का लाभ लेना चाहिए। राकेश भैया, आपने इतना बड़ा प्रकल्प लेके आप चल रहे हैं, इस सफर में ऐसा कोई यादगार पल होगा, भावुक पल ऐसा होगा जो आपको दिल को छू जाता होगा? जी हाँ महेंद्र भैया, एक घटना मुझे याद है कि जब कोरोना की जो सेकंड वेव थी, और उस दौरान आप समझ लें कि नीमच अस्पताल में नियमित जाता था कोरोना में, और डॉक्टर से मिलना और वहाँ की व्यवस्थाओं को समझना मैं नियमित करता था। और जो हमारे कलेक्टर थे अग्रवाल जी, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, और चिकित्सालय में जो जो आवश्यकता होती थी उसके संबंध में हमारी नियमित बातचीत होती थी। तो एक दिन की घटना है कि जब ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी सिविल अस्पताल में, और मैं ऑक्सीजन के लिए चित्तौड़ गया हुआ था। वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट था, और उस प्लांट के अंदर नीमच ऑक्सीजन लाना, मतलब उस समय ऐसी मारामारी चल रही थी कि राजस्थान सरकार ने भी प्रतिबंधित कर रखा था कि अन्य स्टेट में यहाँ से ऑक्सीजन नहीं देना। तो मैंने कुछ मेरे राजनीतिक संबंधों का उपयोग किया। कलेक्टर से, चित्तौड़ कलेक्टर से मैं मिला, और मैं वहां से चित्तौड़ से निकला हुआ 10 बजे करीब, और नीमच पहुंचा। तो मुझे था कि रात में गाड़ी आ जाएगी ऑक्सीजन की भर के। लगभग मेरे पास 12 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है किसी परिचित का कि भैया सुबह 5-7 बजे तक की गैस हो गया ऑक्सीजन, और अगर नहीं आएगी तो 120 पेशेंट नीमच अस्पताल में एडमिट है, बड़ा हादसा हो जाएगा। तो मैंने रात को समझ में नहीं आया क्या करें। मैंने डॉक्टर को फोन लगाया, तो बोले यार सुबह 9 बजे तक का ऑक्सीजन अपने पास है, उसके बाद की व्यवस्था अपने को चाहिए। तो मुझे अनुमान था कि गाड़ी रात को आ जाएगी, लेकिन ड्राइवर का फोन आया कि यहाँ पर प्रशासकीय अधिकारी बैठे हैं राजस्थान के, और गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने करीब सुबह 5 बजे कलेक्टर साहब अग्रवाल जी को फोन लगाया, मैंने साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है और ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने भी
वहाँ के जिला जो 30 थे कलेक्टर थे उनसे बात करी। फिर मैंने माननीय ओम प्रकाश सखलेजा जी से बात करी जो मंत्री थे उस समय, उन्होंने भी बात करी कलेक्टर से। और सबके प्रयास ऐसे हुए कि वहां से गाड़ी रवाना हुई और लगभग 7:30 बजे ऑक्सीजन नीमच जिला चिकित्सालय में पहुंचा। वो मेरे लिए जीवन का यादगार था कि ऐसा क्षण था कि मन में उथल पुथल चल रही थी कि गाड़ी कब आएगी और ऑक्सीजन कैसे लगेगा, इन लोगों का क्या होगा। और जब वो ऑक्सीजन पहुंची तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान को धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने ही सब लोगों का मन परिवर्तित किया। रात को गाड़ी वहां से जो परेशानियां थी वो समाप्त हुई और सुबह गाड़ी आ गई टाइम पर और सब लोगों की जान बची। तो वो मेरे लिए जो इस कठिनाई का दौर में जो मेरे से बन पड़ा वो किया और उसका सार्थक परिणाम आया, तो वो स्मरण मेरे हृदय में आज तक है। बहुत बड़ी बात कही आपने, कितनी सारी व्यवस्था करके और नीमच को ऑक्सीजन आपने उपलब्ध करवाई, जबकि स्टेट में बैन लगा हुआ था कि दूसरे स्टेट में नहीं भेज सकते थे। उसको आपका प्रयास, वाकई सराहनीय आपका ये प्रयास रहा। आप राकेश भाई इतना सारा काम करते हैं, परिवार किस नजर से देखता है सबको? देखिए, मैं मूलतः पीपलिया रावजी का निवासी हूँ और हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी में काम करता आया है। और मेरी माताजी जो है, उस समय जब हम गांव में रहते थे तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन कहते हैं सब जने कि हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं होता था, वहां पर चाय बनती रहती थी, जितने लोग आते थे सबको चाय पीते थे। और मेरे पिताजी और सब लोग बड़ा ये था। तो वो पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी यही रही है और उन सबका आशीर्वाद और उन सबकी प्रेरणा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बचपन से जाता आया और प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ मैं, तो संघ भी सेवा की प्रेरणा देता है। तो ये सब चीजें वहीं से मिलती है और घर पे सब लोग प्रसन्न है कि अच्छे कार्य में, राष्ट्रीय कार्य में और ईश्वरीय कार्य में लगे हैं, तो अच्छा है। मेरा एक सवाल बीच में छूट गया था, आपका जो अन्नपूर्णा भोजन रथ जो घूमता है, इसके ये कहाँ कहाँ तक पहुंच पाता है, कहाँ कहाँ इसके वहां जहाँ के रुकता है? अन्नपूर्णा का जो हमारा भोजन रथ है, वो अभी हमने जो हमारा जिला चिकित्सालय है, सबसे ज्यादा भोजन करने वालों की संख्या वहीं पर होती है। तो हमने वहां पर एक स्थायी कैंटीन बना दिया है, जहां पर वहां पर 10:30 बजे भोजन पहुंचता है। वहां पर जो सेवा देने वाले बंधु है वो समय पे पहुंच जाते हैं और वहां पर भोजन वितरण होता है 10:30 बजे से। और 10:30 बजे ही गाड़ी हमारी गोमावई पहुंच जाती है। लगभग 100-110 लोग भोजन गोमावई में करते हैं। वहां से गाड़ी हमारी सीधी डॉक्टर चूड़िया के यहाँ आती है, डॉक्टर चूड़िया के यहाँ से सीधी गोमुक्ता हॉस्पिटल आती है और फिर यहाँ पर लगभग भोजन समाप्त हो जाता है और 1:15 बज जाती है। कोई शुल्क इसमें पर लेते हैं? हाँ, हमारा इसमें 2 तरह का रहता है कि करीब 15 रुपए 20 रुपए भोजन का शुल्क रहता है। और शुल्क रखने के पीछे का मकसद ये है कि स्वाभिमान से आदमी भोजन करे, उसका अपना स्वाभिमान हो कि मैं पैसे दिए हैं कुछ भी और उसके बाद मैं भोजन कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में मरीजों के साथ साथ शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अन्नपूर्णा का भोजन करना पसंद करते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा का जो भोजन बनता है, जो भोजन की थाली होती है, वहां पर जो बालाजी विराजित है, माँ अन्नपूर्णा विराजित है, साक्षात उनका प्रसाद होता है और इतना स्वादिष्ट और स्वच्छ होता है कि हर आदमी अन्नपूर्णा का भोजन करना चाहता है। पप्पू भाई, ये सफर कब तक चलेगा? महेंद्र भैया, प्रयास तो हमेशा रहेगा कि निरंतर चलता रहे और इसका विस्तार भी होता रहे। हमने एक भोजन रथ और बनवा लिया है, उसको भी हम शीघ्र प्रारंभ करेंगे। नीमच में बहुत भामाशाह हैं, दानदाता हैं, सिर्फ उनका भरोसा जीतने का आवश्यकता है, पैसे की कोई कमी कभी नहीं आती है और निश्चित रूप से एक भोजन रथ चलेगा। और मेरी ऐसी मन में भाव है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतना प्रॉपर सब कुछ हो जाए कि ये कभी भी बंद ना हो। ये आपकी भाव है। अब एक सवाल बनता है पप्पू भैया, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, नीमच नगर पालिका का चेयरमैन रहे और एक सेवा की भावना, वो प्लेटफॉर्म अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है, तुलनात्मक देखे क्या अंतर आप महसूस करते हैं? नहीं, मेरा मत यह है कि आदमी राजनीति में क्यों आता है। आदमी राजनीति में आता है अगर सही मकसद उसका राजनीति में आने का है तो जनता की सेवा करना, जनता के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को शासन के माध्यम से पूरा करना। तो लक्ष्य दोनों का एक ही है, राजनीति में रह के जनसेवा करना और राजनीति के बाहर भी रह के जनसेवा की जा सकती है, ये हमने करके बताया है। और उसमें एक लिमिटेशन रहती है, जब आप पद पर रहते हैं, पॉलिटिकल पद पे,
तो कहीं की लिमिटेशन रहती है, ये अनलिमिटेड है। जी हाँ। स्वाभाविक अंतर तो है। कैसे कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा ऐसा देखिए, मतलब है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा, हाँ। तो मेरे को एक मन में था कि हर आदमी को अपना मकान होना चाहिए, है ना? स्वस्थ होना चाहिए और बच्चे शिक्षित होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी सुनी और नीमच के अंदर प्रधानमंत्री आवास आया और 1100 लोगों को हमने जमीन के पट्टे देने का काम किया। 1100 से अधिक लोगों को हमने 2.5 लाख रुपए देने का काम किया ताकि पक्का मकान बना सके। कई ऐसी गरीब बस्तियां थी जो इधर उधर बसे हुए लोग थे, झोपड़े में रहते थे, उनको एक जगह स्थायी बस्ती में बसाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक कठिनाइयां उसमें मुझे प्राप्त हुई क्योंकि 1.5 साल आखिर का मैं कांग्रेस शासन में अध्यक्ष रहा, लेकिन उस दौरान भी हमने प्रधानमंत्री आवास की बिल्डिंगों का 85% 90% काम पूरा करा। लगभग 850 मकान बनाने का पूरा 80 करोड़ का प्रोजेक्ट था। लेकिन मैं आपको दुखी मन से कह रहा हूं कि अभी वर्तमान के समय 350 लोगों को वहां पर फ्लैट मकान मिलेगा। जो 300 लोग बचे हुए हैं उनको भी नगर पालिका को देना चाहिए, फ्लैट बनाकर अन्य भूमि पर बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के अंदर उनको पैसा जमा है तो उनको मकान मिलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो दर उस समय तत्कालीन पीआईसी परिषद ने तय करी थी उससे 1 रुपए भी अधिक लेना नहीं चाहिए, क्योंकि नगर पालिका और जिन लोगों ने भवन भूखंड लिया है उनके बीच का अनुबंध है, उसी अनुबंध में उनको मकान मिलना चाहिए। मेरा ऐसा जो वर्तमान में जो कार्यरत है उन सब जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि जनता की सेवा के लिए, जनता के कार्यों के लिए हमें बनाते हैं तो हमको उनके विश्वास पे खरा उतरना है, प्रधानमंत्री जी की मंशा को पूरा करना है। राकेश भैया, प्रधानमंत्री आपके केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद सभी भाजपा के बैठे हुए, पूरी फ्रेम भाजपा में सजी हुई है, उसके बावजूद तकलीफ क्यों आ रही है? कोई तकलीफ नहीं आ रही है। आप समझे क्या इच्छा शक्ति की कमी आप है? कोई समझे, कोई तकलीफ नहीं है, इच्छा शक्ति भी है, लेकिन कोई कठिनाइयां आती है। अभी मैंने को ऐसे जानकारी में कि इंजीनियरों की कमी है, इस वजह से हो सकता है दिक्कतें हो। लेकिन आप समझे कि देश में कितने ही प्रधानमंत्री बने हैं, कितने ही मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन गरीबों की अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सोचा, मोहन यादव जी ने सोचा, कैलाश विजयवर्गीय ने सोचा, सुधीर गुप्ता जी ने सोचा, दिलीप सिंह जी परिहार ने सोचा। हमारे लिए जितने भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वे सब लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं जनता की पीड़ा है, उनके अच्छे कार्य करने के लिए बने हैं। जो गरीब आज जिनको मकान नहीं मिले वो तो आंसू बहा रहे हैं, नहीं लगता आपको? आपने हाँ। कहीं लापरवाही, अपनी सरकार की लापरवाही माने, अपने प्रतिनिधियों की लापरवाही माने, क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, उस समय जब योजना सिलेंडर हुई है जी, जिस समय प्रशासक कार्यकाल था नगर पालिका का, उस समय कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। अगर जनप्रतिनिधि होता तो संभव होता कि ये घटना नहीं होती और सबको मकान मिलता। तो मैंने पत्र लिखा है हमारे जनप्रतिनिधियों को भी कि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी आप मकान उपलब्ध कराएं, मिलना चाहिए सबको। राकेश भैया, नीमच वासियों को आपसे बड़ी अपेक्षा है, आप हमेशा नीमच वासियों के लिए खड़े रहे, सुख और दुख में। अपेक्षा तो उसी से की जाती है जो काम करता है। और ये जो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें कहीं न कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। विपक्ष तो क्या लगाता है, चूंकि विपक्ष बैठे हैं, पर आपकी सरकार के लोग भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी उसको शट आउट नहीं करते हैं। देखिए, ये जो विषय है आपने रखा है इसका जवाब मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। इसका जवाब जो संगठन में जवाबदार अधिकारी पदाधिकारी है इसका जवाब वही दे सकते हैं कि संगठन और सत्ता में तालमेल में अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करना चाहिए, और वो लोग करने की कोशिश भी करते होंगे। अब क्या परिस्थितियां हैं उसका मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ। अभी नीमच का स्थापना दिवस गया, मैं कॉलेज से एमए बीएससी एमए करके बाहर आई था और उस समय आंदोलन चल रहा था नीमच जिला बनाओ। तो उस नीमच जिला बनाओ में मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। हमारे वीरेंद्र पटवा जी थे, बहुत सारे विनोद गुजरात जी थे, राइट, उसके पहले की बात है, राइट। हाँ, तो उस आंदोलन में मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन मैं उस आंदोलन में था। तो नीमच के लिए हमेशा से जब तक सांस रहेगी तब तक काम करता रहूंगा। ये अपेक्षा उससे की जाती है जो काम करता है। जी हाँ। और राकेश पप्पू जी फ्रेम में फिट है, राकेश पप्पू जी काम कर सकते हैं, बाकी लोग काम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करता है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि नीमच के लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, और विश्वास के साथ
मुझे काम में कोई कठिनाई नहीं आती है। सब मेरे एक आग्रह पर तैयार हो जाते हैं और काम में सफलता मिल जाती है। अभी सामूहिक विवाह किया, 11 गरीब कन्याओं का विवाह किया, ये सब भव्य विवाह हुआ। हमारे विधायक जी सब लोगों ने उस बिंदोली का स्वागत किया, पूरा नीमच की जनता ने स्वागत किया। तो ऐसा दृश्य देखते हैं तो बड़ा मन में भावनाएं होती है, कैसा गरीब कन्याएं, और आज जब उनकी बग्गियों में जुलूस निकलता नीमच में तो बड़ा अच्छा लगता मन को। इस सबका अधिकार है, अच्छा विवाह होना चाहिए। तो एक शुरुआत हमने करी है, इसको अंजाम तक भी ले जाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा एक प्रकल्प और शुरू होने वाला है। उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, जब प्रारंभ होगा तब करूंगा। और नीमच के अंदर वर्तमान समय में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, कि जैसे हमारे नीमच में हम पानी की बात करते हैं, प्याऊ की बात करते हैं, तो हमारे ओम जी अग्रवाल, पारस अग्रवाल जी, अजय पटनाकर जी, प्रवीण भाई, श्री राम जी, सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हम सब ने मिलकर पानी के प्रकल्प की योजना बनाई। आज नीमच में 56 प्याऊ का संचालन हो रहा है। तो कोई भी बाहर से आता है तो देखता है कि यार नीमच में ऐसा कैसे हो सकता है। तो नीमच में काम करने की इच्छा शक्ति है और जनता के दुखों को देख नहीं सकते, उनको दुखों को दूर करने के लिए जो एक टीम बन गई हमारी, वो काम करती रहती लगातार। अरे वाह, अच्छा लगा राकेश भाई आज आपसे बात करके। मैं भाग्यशाली हूँ, आज मेरा जो इंटरव्यू आपके साथ शूट हो रहा है, मेरे शो में आज आप मेहमान बनकर आए हैं। पहली बार मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जिस समाज सेवा के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस लगन आप में, आप चेयरमैन थे तब जो आपने काम किया, और आज जो सेवा कर रहे हैं, अद्भुत आप सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र। और आप का जो मैंने देखा है और समझा है, आप जो इंटरव्यू लेते हैं उसके पीछे का मकसद भी मैं समझता हूँ कि आम लोगों तक भी इस तरह की प्रेरणा जाए और वे भी अपने अपने क्षेत्र में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आए। जिसको जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।